जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 18, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। डियर स्टूडेंट, in our previous lecture we have discussed about what is inflationary situation, what is price rise. We have also discussed here about the reason of price rise. Today I am going to explain about why price should be controlled. Why price should be controlled. आज का हमारा जो यहाँ टॉपिक है, प्राइस राइज को कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है। जैसा हमने पढ़ा था कि स्टेबल प्राइस राइज इज प्रीरिक्वेस्टिक कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। जैसा हमने एक स्टेबल प्राइस राइज अगर होती है तो कंट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल खेलते हैं, बेटर होता है, दैट इज़ अ बेटर फॉर। लेकिन ओवर प्राइस, बहुत ही ज़्यादा प्राइस राइज होती है तो ये हमारे लिए या एनी नेशंस के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो कंटिन्यूस प्राइस राइज कॉजेज मेसी फार फेचिंग एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ। लगातार यदि प्राइस राइज बढ़ती है तो इसका एक बहुत एडवर्स दुष्प्रभाव इकोनॉमी और सोशल लाइफ, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ता है। टू अवॉइड दिस नीड टू प्राइस कंट्रोल टू अवॉइड दिस इफेक्ट्स से बचने के लिए द नीड ऑफ प्राइस कंट्रोल हैज राइजन। और हमें ये प्राइस राइज को कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। इज पॉइंट फर्स्ट, अगर प्राइस राइज होगी तो लाइव्स ऑफ पुअर एंड मिडल क्लास पीपल बिकेम मिजरेबल। If there is a price rise, the lives of poor and middle class people became miserable. जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं उनकी कंडीशन दयनीय हो जाएगी। The vicious circle of price rise keep on moving continuously. देखो ये जो सर्कल है प्राइस राइज का वो कंटिन्यू चलता है बिकॉज इंक्रीज इन प्रॉफिट। एवरी पर्सन वांट टू प्रॉफिट, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इंक्रीज इन इनकम, उसकी इनकम में इंक्रीज हो। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लाइव्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकेम मिजरेबल। देखो, एवरी पर्सन वांटेड टू बी बेनिफिट प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट। हर व्यक्ति अधिक से अधिक प्रॉफिट लेना चाहता है। प्रॉफिट होगा तो इनकम होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा। ये सर्कल हमेशा चलता रहता है और इस सर्कल की वजह से यहाँ प्राइस राइज होती है। और द रीज़न, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है कि लाइव्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकेम मिजरेबल। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो गरीब एवं मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है।
सेकंड पॉइंट है न्यू बिजनेस इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट स्टॉप। प्राइस रेज की वजह से नई जो बिजनेस और इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो देखिए रेट ऑफ द सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीज ड्यू टू प्राइस रेज। देखो प्राइस रेज होने की वजह से आम व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सीधा इफेक्ट उसके सेविंग पे पड़ता है, सीधा असर उसके सेविंग के ऊपर पड़ता है। और इस जैसा आप सब जानते हैं कि सेविंग एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, एक है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं उससे। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीज, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन कम हो जाती है, डिक्रीज होता है ड्यू टू प्राइस राइज। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कॉमोडिटीज डिक्रीज, अब उसकी वजह से नई जो प्रोडक्शन की नेसेसरी जो आवश्यकता जो वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। एंड न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स, और उसकी वजह से न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट रुक जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। एंड फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड विच इज गिव द राइज अ न्यू प्रॉब्लम, और यह हमारे लिए एक नई समस्या उत्पन्न होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा बिकॉज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ फॉरेन की वस्तुएं हम खरीदने लग जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड विच गिव्स राइज अ न्यू प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट में है प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीज सो स्केर्सिटी इज क्रिएटेड। अगर ज़्यादा प्राइस राइज होगी तो प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और स्केर्सिटी प्रोड्यूस होगी। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल डिटोरेट्स, द पुअर बिकम पुअरर, और जो स्टैंडर्ड है लोगों का वो डिटोरेट्स हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, गिर जाएगा। जो लिविंग स्तर है हमारा, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड है वो गिरता जाएगा और लोग गरीब होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिस्टर्ब। प्राइस राइज की वजह से हमारा जो फॉरेन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके बैलेंस के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब देखिए, एज प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट गुड्स इंक्रीज इन द कंट्री, जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्री के अंदर अगर बढ़ जाती है तो दे बिकेम एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगे हो जाते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीज। अब उसकी वजह से जो हम बाहर जिन वस्तुओं को बेचते हैं उन वे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। आपस से ध्यान रखना, अगर हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारी यहाँ की जो वस्तुएं वो महंगी हो जाएगी। अब जो हम फॉरेन में वो वस्तु भेजेंगे और जब वहाँ का हमारा यहाँ की रेटें ज़्यादा होगी तो वहाँ एक कॉम्पिटिटिव में हम खड़े नहीं हो पाएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड इंक्रीज कंपेरेटिवली इंपोर्ट गुड्स, लेकिन बाहर से जो खरीदी हुई वस्तु होगी बिकेम चिप इन द मार्केट, तो यहाँ मार्केट के अंदर वो वस्तु सस्ती हो जाएगी। एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीज एंड इंपोर्ट इंक्रीज। इसकी वजह से देखो यहाँ इंपोर्ट बढ़ जाएगा, मतलब हम आयात बढ़ा देंगे और निर्यात कम हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो हमारे यहाँ एक्सचेंज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। बैलेंस कैसा होना चाहिए, किसी कंट्री का जो है एक्सपोर्ट मोर होना चाहिए, है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट लेस होना चाहिए। इसको हम कहते हैं बैलेंस, है ना, बैलेंसिंग ट्रेड। लेकिन
ड्यू टू इंक्रीज प्राइस राइज, प्राइस राइज की वजह से ये उल्टा हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ने से हमारा यहाँ का जो बैलेंस है वन, इंपोर्ट हमें कम होना चाहिए। देखो किसी भी देश के लिए, किसी भी नेशन के लिए इंपोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हम बैलेंसिंग ट्रेड कहते हैं। बराबर से वापस से ध्यान रखना, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो किस लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा प्राइस राइज होने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ बनने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएगी। पीपल लाइक टू चिप, लोग सस्ते दाम पर, वही वस्तु सस्ते दामों पर अगर मिलेगी, पीपल लाइक टू परचेज दोज थिंग्स, लोग उस वस्तुओं को खरीदने के लिए पसंद करेंगे। फिर लास्ट वन है मॉरल डिग्रेडेशन अकर्स इन सोसाइटी, समाज में मॉरल डिग्रेडेशन हो जाएगा, नैतिक अनैतिकता का पतन या नैतिक अवमूल्यन हो जाएगा। तो देखिए लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ मिडिल क्लास डिटोरेट्स बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, प्राइस राइज की वजह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इमोरल एक्टिविटीज होगी लाइक थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, बैटिंग, होर्डिंग एंड प्रॉफिटरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सुसाइड इंक्रीज इन द सोसाइटी। अब देखो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, मतलब देखो इनकी मिडिल क्लास और पुअर क्लास की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। दयनीय होने की वजह से ये लोग मॉरल, अपनी नैतिकता को छोड़ेंगे और ऐसे कई क्राइम है ना, क्राइम के अंदर किस तरह के क्राइम है बराबर से वापस ध्यान रखना, थेफ्ट है, रॉबरी है, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, है ना, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, बेटिंग, होर्डिंग, इसके बाद में प्रॉफिटरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन एंड सुसाइड जैसी कंडीशन समाज में बढ़ती जाएगी। सो इट इज़ ए नेसेसरी टू कंट्रोल प्राइस राइज, इसलिए आप हमें प्राइस राइज को कंट्रोल करना चाहिए। तो वापस से ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को पहले याद करके इनका डिटेल में बुक से आप लिखेंगे। तो पहला है लाइव्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकम मेजरेबल, न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल डिटेरियोरेट्स, बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस डिस्टर्ब, मॉरल डिग्रेडेशन अकर्स इन द सोसाइटी। ये तो हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े वाई शुड बी, है ना, हमें प्राइस राइज को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। अब देखो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, मूल्य है ना, भाव वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग PDS, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, कंट्रोल पॉपुलेशन, इंक्रीज इंपोर्ट, है ना, या अदर्स के अंदर आएंगे। तो इसलिए ध्यान दें व्हाट इज द मॉनेटरी मेजर्स। Total expenditure keep on increase continuously in economy, but production of goods does not increase with same pace, the result of price rise। अब देखिए यहाँ ध्यान देना कि अगर हम लोग
टोटल एक्सपेंडिचर कीप इंक्रीजिंग, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता जाता है कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी। एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो क्या हो जाता है, नॉट इंक्रीज, उसी अनुपात के अंदर उसी रेशो में अगर नहीं बढ़ता है तो दैट इज रिजल्ट इन प्राइस राइज, और ये एक प्राइस राइज का कारण बनता है। वापस से ध्यान देना कि हमारे यहाँ सप्लाई, मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं है ना। इफ देयर इज ए नॉट सप्लाई एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तो देयर इज अ प्राइस राइज, वहाँ पे प्राइस होने की संभावना है। तो अब गवर्नमेंट टेक्स स्टेप टू वेज कंट्रोल प्राइस राइज। अब हमारी गवर्नमेंट भी कई तरीके से इसका स्टेप्स ले चुकी है। तो सबसे या ले सकते हैं इसमें क्या है, सबसे पहला है मॉनेटरी मेजर्स। हमने इसके रीजन में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, इफ द सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज इन द मार्केट तो देयर इज अ प्राइस राइज। जैसा हमने इसके रीजन के अंदर हमने मॉनेटरी, है ना, मॉनेटरी रीजन के अंदर पढ़ा था, उसी का ये उल्टा स्वरूप है, मतलब मेजर्स। अब मॉनेटरी मेजर्स का मतलब क्या, वी नीड टू कंट्रोल द सर्कुलेशन ऑफ मनी। इस मेजर्स के अंतर्गत हमें क्या ध्यान देना है कि मनी का जो सर्कुलेशन है वो रुकना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। यद्यपि आपको बताएं मनी का सर्कुलेशन जितना अधिक होगा उतना बेटर डेवलपमेंट होगा, लेकिन कुछ समय के लिए जब हमारे यहाँ प्राइस रेंज अगर बहुत सारी बढ़ जाती है, अगर प्राइस रेंज ज़्यादा कंटिन्यू है, तो ऐसी कंडीशन में मनी सर्कुलेशन को रोकना जरूरी है। तो देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिड्यूस द मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। RBI जो हमारी रिजर्व बैंक है वो रिड्यूस कर देती है ऐसे में मनी के सर्कुलेशन को। एज ए रिजल्ट ए लीश ऑफ इम्पोज इन स्पीडिंग टेंडेंसी पीपल देयर बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ गुड्स विच टर्न लीड्स टू रिडक्शन ऑफ प्राइस राइज। अब देखो मनी के सर्कुलेशन से कैसे, तो मनी अगर मार्केट में नहीं होगा तो लोगों के पास मनी नहीं आएगी, और जो टेंडेंसी मनी खर्च करने की बनी है उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। जब उसका परचेजिंग पावर कम होगा या वस्तु नहीं खरीदेगी, मतलब उसकी डिमांड कम आएगी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्राइस राइज कम हो सकती है। द RBI इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द लैंडिंग पॉलिसी। फिर इसके अतिरिक्त RBI क्या कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, लैंडिंग पॉलिसी। लोन और क्रेडिट बिकेम एक्सपेंसिव, लोन और जो भी क्रेडिट मनी लेते हैं उसको एक्सपेंसिव कर दे, ज़्यादा टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे। स्टॉप अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो अनावश्यक इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट उसे भी रोक दे, बीइंग इन्वेस्टमेंट। एंड अदर हैंड द सेविंग टेंडेंसी ऑफ पीपल इंक्रीज। अब देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक के अंदर बढ़ जाता है तो लोगों को सेविंग करने की आदत बनेगी। फिर अगर दूसरी ओर अगर हम महंगे लोन देंगे, इजी वे में प्रोवाइड नहीं करेंगे लोगों को, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, है ना, इन दैट कंडीशन, ऐसी परिस्थिति के अंदर लोग कम खर्च करेंगे और खर्चा कम होगा तो डेफिनेटली डिमांड मतलब कम हो जाएगी, और इस डिमांड कम होने से धीरे धीरे करके एक प्राइस राइज कम होती जाएगी। पीपल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द इंटरेस्ट एज वेल एज इंक्रीज द डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट इन द सेविंग, and thus the fund betting speculation hoarding has stopped profiting to control। इसके अतिरिक्त देखो जब मनी के अंदर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो लोग अधिक प्रॉफिट जब बैंकों से हो रहा है ना, तो ऐसी परिस्थिति में वो वस्तुओं का संग्रहण करना भी बंद कर देगा। ठीक है, आज
पीपल कंपेयर करता है, अधिक अगर उसे बैंकों से कम इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो ऐसी परिस्थिति में अपने मनी को बैंकों में सेविंग करने के बजाय वो इन्वेस्ट करने का प्रयास करता है। इन्वेस्ट करेगा, नो डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, बट इसके लिए जब प्राइस राइज हो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों होगा तो मांग बढ़ती जाएगी तो प्राइस राइज भी होती जाएगी। Because of increase in the bank rate, a commercial bank have to increase the lending rate. So proportion of lending decrease due to increase in the rate of the interest. Excess money is stressed for the betting and comes out to economy from to the savings. So a capital investment increase, new fields of business and employment are open. जैसा हमने सेविंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट और उसके लिए नए नए स्वरूप आएंगे और नया प्रोडक्शन उसके बाद शुरू हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन द फंड बैंक ब्रांच कमर्शियल कंट्रोल डिक्रीज द लीडिंग। इसके बाद सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ओपन मार्केट, कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक इज रिड्यूस। जैसे अन्य जो कमर्शियल बैंक वगैरह हैं ये भी थोड़ा सा इंक्रीज मतलब स्टॉप करें हैं लोग, पब्लिक को आम रूप से आसानी से जो इस तरीके से लोन प्रोवाइड करना है ये भी बंद करें कुछ समय के लिए, तो ये हमारे रिड्यूस धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। एक्सपेंडिचर करने की जो पॉलिसीज़ हैं लोगों को एक्सपेंडिचर करने की वो बंद हो जाएगी। सेकंड, तो इस तरह हमारा मॉनेटरी मेजर्स था। वापस से मॉनेटरी मेजर्स का मतलब ये है, शॉर्ट में एक बार समझने का प्रयत्न करें कि मनी के जो सर्कुलेशन है उसको स्टॉप करना है। मनी का सर्कुलेशन किस परिस्थितियों में होता है, या तो आरबीआई बहुत सारे अगर न्यू नोट्स को वो करेंसी को छापती है, ठीक है, प्रिंट करती है, एक तो परिस्थिति वो बनती है, उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। ये हम लोग उल्टा उसका कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना। ये जो गवर्नमेंट बढ़ा देती है उसे कंट्रोल करने की जरूरत। दूसरी बात, जो बैंकों के द्वारा है ना लोन की फैसिलिटीज़ दी जाती है उससे भी हमारी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि आसानी से लोन मिलना, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलना, तो पीपल उस समय में क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, होल्डिंग कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, तो उनके पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी मिले। फिर तीसरी बात है, गवर्नमेंट यदि डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है ना, डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो पीपल लोगों का ध्यान होल्डिंग करने, प्रॉफिट ट्रेंड के बजाय इनका ध्यान बैंकों में पैसा रखने के लिए जाएगा। तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाना चाहिए। सेकंड हमारा है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर, अब फिस्कल मेजर्स इट मीन्स क्या है कि फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल, तो ध्यान देना, फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी विद द रेस्पेक्ट पब्लिक्स एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन ऑफ द पब्लिक लोन पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज का मतलब गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है ना, विद द रेस्पेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक के एक्सपेंडिचर के ऊपर राइजिंग रेवेन्यू टैक्स का बढ़ाना, है ना, पब्लिक लोन पॉलिसी। गवर्नमेंट डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। अब उसमें पहला किस तरह, फर्स्ट वन इज व्हाट, तो गवर्नमेंट डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग ऑन एक्सपेंडिचर। कई बार गवर्नमेंट के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट अपने घाटे को कम करने के लिए या तो मनी को ज़्यादा प्रिंट करती है या टैक्स बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट को अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पब्लिक पॉसिबल along with reduction of expenditure of country respond। फिर अनदर थिंग इज, दूसरा जो है, गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर प्लानिंग करती है। कोई भी अब प्लानिंग करेगी तो क्या करेगी, आपको एज यू एवरीवन नो, अब कोई भी लॉन्ग टर्म का जैसे प्लानिंग, मान लो रोड बना रही है, अब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी करेगी गवर्नमेंट। ये पैसा जो है पब्लिक के हाथ में आएगा तो उनका जो परचेजिंग पावर बढ़ेगा।
ठीक है। परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से भी एक और तो प्राइस राइज होगी, दूसरी ओर जब गवर्नमेंट अपने खर्च बढ़ जाते हैं तो जब घाटे की स्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर या तो टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ाएगी तो सीधा प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, उसके रेट के ऊपर प्रोडक्शन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अंडर द टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स व्हेन प्राइस राइज अकर, ठीक है। जब प्राइस राइज होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है। इन रिडक्शन द सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी, लोग स्पेंडिंग मनी करने में सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी अमंग पीपल, इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आर रेज। ऐसी परिस्थिति के अंदर इनकम टैक्स बढ़ जाता है, इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया जाता है। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल एंड बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन हाई रेट इन रेवेन्यू, फिर इंपोर्ट जो लोग करते हैं, जो बाहर से वस्तु आती हैं उनको ऊपर भी टैक्स लगा दिए जाते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट राइज, सो इम्पोर्ट सिंक। Public loan policy, under this policy the government tries to limit total expenditure in society by issuing loan and bringing scheme like compulsory saving plan। अब देखो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अंडर पब्लिक लोन पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट, एक लिमिट बना दे एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी, एक फिक्स कर दे कि इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना करे। इशूइंग लोन ब्रिंगिंग स्कीम, ऐसी की स्कीम बनाए जिसमें कंपल्सरी सेविंग प्लान हो। इट टेक्स दिस इनकरेजिंग स्टेप टू इनकरेज पीपल टू मेक सेविंग, और इससे लोगों को सेविंग की आदत पड़ेगी, सेविंग करेंगे, है ना। मेक सेविंग, रिड्यूस द रेट ऑफ द पब्लिक डेप्ट, धीरे धीरे पब्लिक का डेप्ट कम होगा। डिक्रीज गवर्नमेंट हेल्प लाइफ सब्सिडी, इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ कवरेज। डायरेक्ट टैक्स, इम्पोज हैवी टैक्स ऑन गुड्स बाय रिच पीपल, जो रिच पीपल के द्वारा खरीदे जाने वस्तु के ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दें। रिच एंड लग्जरी आइटम्स स्पेशली, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर प्रोडक्शन सिंक, इससे उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाएगा। इस बात को अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो आपको बता दें, गवर्नमेंट को लग्जूरियस आइटम के ऊपर टैक्स बढ़ा देने चाहिए ऐसी परिस्थिति में। अब यहाँ ऐसी परिस्थिति में क्यों बढ़ाने चाहिए कि जो हमारे, है ना, अगर टैक्स किसके ऊपर बढ़ जाएगा, लग्जूरियस आइटम के ऊपर, तो उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसी कंपैरिजन में जो नेसेसरी कमोडिटीज हैं, नेसेसरी जो कमोडिटीज हैं, दे विल इंक्रीज, ये उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। तो यह ऐसी परिस्थिति में प्राइस राइज धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। फिर कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन ऑर्डर टू सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड यूजफुल लग्जरियस आइटम, रिड्यूस license or permit system is implemented to government encourage such type of the capital investment in which प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्रीज। अब देखिए यहाँ गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए बिहाइंड अनयूजफुल, कई बार हम लोग अनयूजफुल थिंग्स के ऊपर या लग्जरियस आइटम के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा। गवर्नमेंट इनकरेज, गवर्नमेंट को ऐसी कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट उसको इनकरेज करे, इनकरेज का मतलब एक साहस प्रदान करे सच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकरेज करें जो आवश्यक वस्तु होती हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर एंड अदर ऐसे प्रोडक्ट जो आवश्यक हैं। बैटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड इंक्रीज। अब ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, है ना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इनकरेज द प्रोडक्शन यूनिट, दोज यूनिट हु प्रोड्यूस, है ना, या उन प्रोडक्शन यूनिट या उन प्रोड्यूस करना चाहिए जो आवश्यक वस्तुओं को उत्पादित करती है या प्रोड्यूस करती है। ऐसी परिस्थिति में
जो आवश्यक वस्तु हैं वो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी या बढ़ते जाएंगे, जिससे प्राइस राइज कम होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी ओरिएंटेड जो भी हमारा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एंड इसेंशियल गुड्स इंक्रीज, आवश्यक वस्तुएं बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी increase to capital investment increase and such type of efforts have been undertaken। इस तरह का हमें इस टाइप का हमें स्टेप्स लेना चाहिए। नेक्स्ट में है प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। On the step of control price rise, public distribution system which has been implemented in India since 1977। देखो यहाँ हमारे भारत के अंदर 1977 के अंदर, ठीक है ना, 1977 के अंदर इम्प्लीमेंट किया इस रूल्स को, स्टेप टू कंट्रोल प्राइस राइज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा रेशनिंग की दुकानें और उपभोक्ता की दुकानें जो आवश्यक वस्तुओं के ऊपर भाव कम लगाती है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारे इंडिया में जो शुरुआत हुई है वो 1977 से था। द ऑब्जेक्टिव विच इज प्रोवाइड द लो इनकम ग्रुप सोसाइटी, इसका मुख्य उद्देश्य, इस PDS का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि द ऑब्जेक्टिव विच प्रोवाइड लो इनकम, जिनकी इनकम कम है, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो गरीब हैं, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पीपल लो इनकम ग्रुप विथ इसेंशियल कॉमोडिटीज, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना रिजनेबल प्राइस के ऊपर, है ना, फेयर प्राइस के ऊपर। फेयर प्राइस मतलब एक, है ना, रिजनेबल प्राइस के ऊपर उसे प्रोवाइड करना। फेयर प्राइस शॉप जिसे हम कंट्रोल की दुकान बोलते हैं, FPS। टुडे अप्रोक्सीमेटली, आज के समय में 4.92 लाख, टुडे 4.92 lakhs fair price shop are there at this in the comparison। अब इन दिस शॉप, इस शॉप के अंदर मार्केट के कंपैरिजन में कम प्राइस पर ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। सो यहाँ स्पेशली जो पुअर पीपल हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट न हो। गवर्नमेंट पेज डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस एंड द आइटम ऑफ फेयर प्राइस शॉप, द अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी। देखिए सब्सिडी शब्द है, ध्यान दें, सब्सिडी का मतलब होता है जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे कम में देना, और उसका भुगतान गवर्नमेंट करती है, जो बाकी की राशि होती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकम a boon for maintaining living standard of poor people। और ये जो पुअर पीपल लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, ये PDS जो बना है वो वरदान सिद्ध होता है। इन दिस सिचुएशन आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, अब ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी है वो कम हो गई है, होर्डिंग करना बंद हो गया, ब्लैक मार्केटिंग विच टाइप ऑफ राइस कंसिडर, जो प्राइस राइज का कारण था ये बंद होता नजर आ रहा है। The success of this system is mainly depend on the setting up the effective administration। लेकिन इसकी सफलता कब है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं जिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो कड़क हों। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। द सक्सेस ऑफ दिस मेनली डिपेंड ऑन द सेटिंग अप द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिक्वायर क्वांटिटी। समय पर अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध, कितना मात्रा में उपलब्ध करवाना है, कब करवाना है, क्या करना है, ये अगर उसको ध्यान रखती है। नेक्स्ट में है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। फिफ्थ जो पॉइंट है, टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड मेंटेन द प्राइस इसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल लेवल,
To ensure easy availability, the government fixes the price the commodities. अगर गवर्नमेंट किसी वस्तुओं पर प्राइस को फिक्स करती है तो ऐसी परिस्थिति में होर्डिंग होना बंद हो जाएगा। टू प्रिवेंट होर्डिंग, टू प्रिवेंट होर्डिंग का मतलब है होर्डिंग को जमाखोरी से बचने के लिए मेंटेन द प्राइस राइज, है ना, टू मेंटेन द प्राइस राइज को मेंटेन करने के लिए गुड्स एट रीजनेबल लेवल इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी, है ना, आराम से वस्तु मिल जाए। द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस द कॉमोडिटीज, गवर्नमेंट खुद फिक्स करे प्राइस को। इट आस्क द ट्रेडर टू सेल द गुड्स ऑन फिक्स प्राइस, और गवर्नमेंट फिक्स प्राइस पर बेचने के लिए बाध्य करे ट्रेडर्स को। टू कीप प्राइस लेवल अंडर द कंट्रोल द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, तो को कंट्रोल प्राइस रखने के लिए गवर्नमेंट ने तो लॉ बनाया है और उसका है लेजिस्लेशन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। वापस से ध्यान रखना, गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर चुकी है लेजिस्लेशन के लिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन 1955। इन द ट्रेडर डज नॉट सेल, अब इसके अंतर्गत कोई भी ट्रेडर हो, है ना, अंडर दिस सेक्टर कोई भी द ट्रेडर डज नॉट सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की है उससे ऊपर के प्राइस वो नहीं ले सकता है। इट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर दिस पेनलाइज द ट्रेडर, इसमें अगर पेनल्टी लगाई दी जाती है। गवर्नमेंट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अंडरटेकन इंटेंसिव कैंपेनिंग अबाउट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड स्पेकुलेशन, और गवर्नमेंट को इनिशिएटली लीगल प्रोसेस करनी चाहिए, प्रोसेस करती है इसके लिए। अंडरटेक द इंटेंसिव होर्डिंग कोई कर रहा है उसके लिए यहाँ एक्ट बनाया पासा, PASA, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है। टू कंट्रोल प्राइस राइज गवर्नमेंट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, इसके अतिरिक्त लीगल प्रोसीडिंग किए हैं, उसमें कौन कौन सा है, लाइक है रेगुलेशन ऑफ स्टिक कमोडिटीज केप्ट इन गोडाउन एंड ट्रेडर, चेकिंग ऑफ डिस्प्ले स्टॉक रजिस्टर, इसके बाद स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन है ऑफ द कल्प्रिट्स। माना कि देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ और भी कानून बना दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति होल्ड करता है, इकट्ठा करता है, स्टॉक करता है, और तो इसी परिस्थिति में उसके लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इसके अतिरिक्त उनके रजिस्टर को मेंटेन करना वो देखा जाता है बार बार। प्राइस राइज ऑफ कॉटन, सीमेंट, ऑयल्स, डीजल, केरोसिन, शुगर, एल्यूमिनियम, स्टील आर फ्राइड व रेगुलेटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। कुछ ऐसे थिंग्स होती है जस्ट लाइक सीमेंट है, पेट्रोल है ना, गैसेस हैं, ये कोई ऐसी और वस्तुएं भी होती हैं, आयरन है, जिनका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के अंडर में होता है। अब गवर्नमेंट जो यदि इनके ऊपर, इन भावों के ऊपर कमी रखे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्राइस राइज कम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमने इन पॉइंट्स के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया। पहला था मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल। अंतिम में हमारा था ये पॉइंट जो पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द रीजन फॉर प्राइस राइज, सो वी शुड कंट्रोल द, है ना, कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन पे। द रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, है ना, जो जिस तरीके से रेट बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। फिर कई बार क्या होता है, इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए ऐसी परिस्थिति के अंदर। ओके, तो ये इस तरह से कुछ हमारे रीजन्स मेजर्स थे जिनके माध्यम से हम कम कर सकते हैं। हमने ये सारे एक्ट बनाए हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दें। These efforts can control not independent of different from each other but complementary dependent to each other, so rather taking scattered two steps
अब नाउ नेक्स्ट में हम आज बताएंगे आपको कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस आपने शब्द सुना होगा, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव जिसको समझने की जरूरत है कंज्यूमर अवेयर का। कंज्यूमर को अवेयर करना। टुडे इज वी एवरीवन नो, आज हम लोग देखते हैं एक ही वस्तु के कई अलग अलग कंपनीज होती हैं, जिससे आज जो कंज्यूमर है वो बहुत ही भ्रमित हो रहा है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है वो एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन बढ़ चुका है और उस एडवर्टाइज में हम भ्रमित हो जाते हैं। नाउ इट इज एवरी पर्सन इज कंज्यूमर, हर व्यक्ति कंज्यूमर है। इन वन वे और अदर वे मेनी आइटम ऑफ सेम फीचर्स, मेनी आइटम्स क्या होते हैं, कई तरह के सेम फीचर्स के होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल, और उसमें अलग अलग तरह की ब्रांड होती है। इलिटरेट एंड अनअवेयर, इलिटरेट और अनअवेयर, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अज्ञानी है, अवेयर नहीं है। कंज्यूमर डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स सर्विसेज। तो मिडलमैन इसमें बेनिफिट ले लेता है। देखो आज के समय में इलिटरेट जो लोग हैं और अनअवेयर लोग हैं, या हर व्यक्ति की बस की बात नहीं हो कि वो पूर्णतः मार्केट का नॉलेज रखता हो। हमारे यहाँ अलग अलग एक ही वस्तुओं को अलग अलग ब्रांड में भी प्राप्त होती है, कई तरह की ब्रांड होती हैं एक ही वस्तु की, तो उसकी वजह से उसके साथ चीट होता है, वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। ही एक्सप्लॉइट इन मेनी वेज, कई तरीकों से वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। अब ये एक्सप्लॉइट ना हो उसके लिए उसको प्रोसेस सिखाना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब ये है कि उस प्रोसेस को वो समझे, है ना, वो अवेयर हो और जितना वो पे करता है उसके उस पेमेंट के अकॉर्डिंग उसे वस्तु मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ मीनिंग ध्यान देना, द सिस्टम वेयर इन द गुड्स एंड सर्विस दैट द कंज्यूमर बाय इन लिeu ऑफ मनी आर गुड क्वालिटी, प्रॉपर वेट एंड रीजनेबल प्राइस इज नॉन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर अवेयर का मतलब कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करना, ध्यान देना को उसका अवेयर हो जाए कि जो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। तो पहला जो हमारा यहाँ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब द सिस्टम, ऐसा सिस्टम वेयर इन द गुड्स एंड सर्विस, है ना, वस्तुओं और सेवाएं, दैट कंज्यूमर बाय इन लिeu ऑफ मनी, है ना, कंज्यूमर अपने मनी को जो खर्च करता है या पैसे के बदले लेता है, मनी के बदले लेता है, एंड उसको उसी गुड क्वालिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर वेट मिलना चाहिए एंड रीजनेबल प्राइस पे मिले, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब वापस से एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आप मार्केट में 100 रुपीज़ की वस्तु या कोई सेवा लेने गए तो वो आपको बराबर मात्रा में बेटर क्वालिटी में मिलना चाहिए, तो आपका ये कह सकते हैं प्रोटेक्शन। जैसे मान लो आप मिल्क लेने गए, एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है, या तो आपको उसके अंदर पानी मिक्स करके दे दिया आपसे, या मात्रा कम दे दी, तो ये आपका प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कंज्यूमर अवेयरनेस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है हमें इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, कंज्यूमर को इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, उसका प्रोटेक्शन हो। कंज्यूमर इज द मोमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या,
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी टू मेक मैच्योर कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज, एक्सप्लॉइटेशन एंड डिसेप्शन बाय फेस। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ए वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, एक पूरा प्लानिंग है। और इसमें क्या होता है, ध्यान दे, प्रोग्राम है विच सोसाइटी मेक मैच्योर कंज्यूमर को मैच्योर करना। मैच्योर करने का मतलब ये नहीं कि उसको बड़ा बना देना, बड़ा मैच्योर मतलब उसको इन सभी परिस्थितियों का ध्यान हो कि उसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो सकता है, वो कैसे एक्सप्लॉइट हो सकता है, उसके साथ कैसे चीटिंग की जाती है मार्केट के अंदर, वो कैसे चीटिंग का पार्ट बन सकता है, उसे रोकना, है ना। दिस इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से उसे रोकना, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। तो यहाँ एंटी, जो हमारी एंटी, याद रखना, एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज हैं, है ना, उससे उसे बचाना, ये मेन पर्पज है। इसमें से सबसे पहले देखिए, राल्फ नादर स्टार्टेड ए मूवमेंट इन अमेरिका। ये जो मूवमेंट है सबसे पहले शुरुआत की गई राल्फ नादर, जिसको फादर ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस भी कहते हैं, इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। राल्फ नादर स्टार्टेड मूवमेंट इन अमेरिका टू ब्रिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस को पूरा स्टार्ट किया था मूवमेंट कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए। ही इज कॉल्ड पायोनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, इसलिए इस कंज्यूमर मूवमेंट का पायोनियर भी बोलते हैं या फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट कह सकते हैं। अब मेन मोटो क्या था, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होता है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, तो बराबर ध्यान रखना, उसने जो खर्च किया है उस रेशो में उसकी वस्तु मिलना, शुद्ध वस्तु मिलना, है ना। अगर हम कहीं मार्केट में गए और वस्तु को लेने के लिए गए, हमको एडल्ट्रेट वस्तु दे दी, खराब वस्तु दे दी, फेक वस्तु दे दी, बनावटी दे दी या मिक्स करके दी, कम दी, तो तब हमारा जो मन है वो टूट जाता है। तो कहने का मतलब हम क्या हो, किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं हो। तो सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब हमें वस्तु उस मात्रा में मिल जाए। द अवर मोटो, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। सबसे बड़ी बात है, कंज्यूमर मार्केट का राजा होता है। सच स्टेटमेंट सीन इन द एक्शन टू डिसेप्शन द प्रेजेंट टाइम। प्रोड्यूसर, एक्सपेंडियर एंड ट्रेडर प्रोड्यूस द थिंग्स एज पर एबिलिटी ऑफ द कन्वीनियंस। जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, एक्सपर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेड प्रोड्यूस एबिलिटी टू कन्वीनियंस फैसिलिटी। लेटर दे ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इन टीवी। देखो, कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, कोई वस्तु फैसिलिटी के लिए, बाद में यही प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइज के माध्यम से लोगों को टीवी रेडियो पब्लिश करते हैं कंटिन्यूसली और बारंबार उसको प्रेस करते हैं। और बाय द मीडियम, बाय वेबसाइट, होर्डिंग, बैनर्स, बिकॉज द कंज्यूमर फाइंड टू डिफिकल्ट प्रोड्यूस द चूज ऑफ प्रॉपर कॉमोडिटी। और इस एडवर्टाइज की वजह से कंज्यूमर के अंदर एक प्रॉब्लम है ना, वो मतलब गाइड नहीं हो पाता है, चूज नहीं कर पाता है अपने परचेस करने के लिए, और वह गलत तरीके से वस्तु को खरीद करके एक्सप्लॉइटेड रहता है। एक्सप्लॉइट क्यों होता है, वापस से ध्यान रखना कि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। कई बार हम लोग टीवी के माध्यम से, बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन होते हैं, कई बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स होते हैं, उन प्लेयर्स के माध्यमों से हम लोग उनकी जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो रियल लाइफ में भी उनका यूज़ करते होंगे, और ऐसी परिस्थिति में हम भी उन वस्तु को खरीद लेते हैं, तो हम बिना चाहते हुए भी हम एक्सप्लॉइटेड होते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। देखो, यहाँ बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्म्स में किन तरीकों से, है ना, इट इज यू हैव आल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट दैट, है ना। तो फॉर्म्स ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन,
किस किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो देखो सबसे पहले बाय प्रोवाइडिंग कम्युनिटी लेस वेट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग कम्युनिटी लेस वेट, जितनी मात्रा आपको चाहिए उससे कम देना। आप लोगों ने कई बार ऐसी बात सुनी होगी कि पहले जो बैलेंस थे उनके नीचे क्या कर देते थे, ऐसे मैग्नेट लगा देते थे, वो इतनी मात्रा कम होती थी हमको पता नहीं चलता था। आजकल जो है हमारे पास नए जो बैलेंस आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कभी उसमें भी हो सकता है कोई किसी जगह पर आपको इसके प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब अंडर मेजरमेंट और अंडर वेट, कम मात्रा दे करके हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। आपने जैसे पेमेंट किया 1 kg का और आपको 980 ग्राम या 950 ग्राम दे, तो आपको दैट इज कॉल्ड, दिस इज द फॉर्म ऑफ, है ना, इस फॉर्म को हम बोलते हैं अंडर मेजरमेंट या बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटी ऑफ लेस वेट, कम मात्रा दे करके। फिर वन प्रिंटेड, जो प्रिंट किया होता है पैकेट के उससे अंदर कम मात्रा होती है, बाय प्रोवाइडिंग स्लाइटली डिफेक्टिव और फेक कॉमोडिटी। इसके बाद में हमें कई बार वो डिफेक्टिव वस्तु देता है, स्लाइटली भी डिफेक्टिव होती है या डिफेक्टिव और फेक गुड कॉमोडिटीज, है ना। फेक का मतलब होता है जो चीज़ सही नहीं हो, है ना, उसकी दूसरी वस्तु बना करके देता है। गुड्स ओवर प्राइसिंग, इसके अतिरिक्त जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस। कई बार आप लोग देखते हैं प्रिंटेड रेट होती है, उसके ऊपर एक स्लिप लगा करके प्रिंट रेट बढ़ा दी जाती है। फेक, बनावटी, आपको से याद रखना शब्दों का, बनावटी वस्तु एक तो देते, फेक कमोडिटी, बनावटी वस्तु। अब इसके बाद में ओवर प्राइस करते हैं, है ना, वस्तु के ऊपर जो रेट कंपनी रेट है उसके ऊपर भी वो कंपनी ज़्यादा रेट लेते हैं। बाई प्रोवाइडिंग एडल्ट्रेट गुड्स, एडल्ट्रेट गुड्स का मतलब होता है वस्तु के अंदर मिक्स करके देना, घी के अंदर ऑयल मिला देना, पेट्रोल के अंदर केरोसिन मिलाना, ठीक है, दूध में पानी मिलाना, गेहूं के अंदर कंकड़ मिला देना, ऐसे कई ऐसे एडल्ट्रेट थिंग्स हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, है ना, हमारे लिए हार्मफुल वस्तु होती हैं ऐसी, विच आर डेंजरियस एंड हार्मफुल फॉर हेल्थ, ऐसी वस्तुओं को मिला कर देते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल्फ सर्विस, अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल्फ सर्विस, है ना। देखो यहाँ सर्विस देने की बात की और उसके बाद उसके प्री कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सर्विस ना दें। मान लो उसने कहा वो सर, आप मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गजट लाए और उसने कहा कि आपको साल भर तक हम, है ना, आपकी वारंटी देते हैं कि अगर ख़राब हो जाएगा तो हम ठीक करके दें, या आपके समय पर हम चेक करने के लिए आएंगे, कुछ समय हम लोग देखें और वो एज अकॉर्डिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो पूरा ना करें। आपने कोई व्हीकल लिया, उसकी सर्विस के लिए कहा गया कि आपको 3 सर्विस विल बी गिवन इन ए ईयर, 1 साल में 3 सर्विस आपको फ्री में देंगे और बाद में इसको आपको ना दें, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सप्लॉइटेशन है। नॉट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन गुड्स सर्विस प्री डिटरमाइंड कंडीशन, आपने जैसे पहले कहा है उस अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा करके, एक तो देखो आपको समय दिया, मान लो आपको कहा गया 6 महीने में आपको हम आपका घर प्रिपेयर करके देंगे और वो समय पे ना दे, मान लो 2-5 दिन तो हो सकता है, फिर आपको जो स्क्वायर फिट है जो मेजरमेंट दिया उससे कम हो, आपको घर के अंदर वो फैसिलिटीज हम पीओपी वगैरह करके देंगे और ना दे, है ना, आपकी प्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मतलब आपने जो वार्तालाप उस समय किया है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड ना करता हूँ। Then after they can providing electricity, banking, insurance, telephone, medical facilities, seller and trader show the negligence and humiliates consumer by cheating in the selection of goods by attractive and defective advertisement। देखो goods जो वस्तुएं जिनकी ज़रूरत है ना, तो ये जो कंज्यूमर को बाई चीट करते हैं वो अपनी उनकी चॉइस की वस्तु नहीं लेने देते हैं। बाई एडोप्टिंग माल प्रैक्टिस सेलिंग, बाई सेलिंग फेक गुड्स, कई बार बनावटी वस्तुएं आती हैं, मैनर दैट दे फिजिकल एंड एज वेल मेंटल हैरेस करती है, जो हमें परेशान कर देती है। कई बार आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, है ना, और इसके बाद में लास्ट है वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी प्रोवाइड करके हमें चिट का पार्ट बना देता। अब आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मतलब वस्तु होते हुए भी वो कम बताएं,
ठीक है ना। कई बार हम लोग जाते हैं तो हमारे उसको पता चलता है कि भाई आम सीजन है या फेस्टिवल टाइम है, चाहे मैरिज का टाइम है या कोई सेरेमनी है, तो ऐसी परिस्थिति में वो हमें कमी दर्शाता है, वो वस्तु है ही नहीं, होल्ड कर लेता है और प्राइस बढ़ा करके बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी चॉइस की वस्तु भी कभी कभी नहीं देता है। जैसे हम मान लो हमें एक कंपनी का ऑयल लेना है, अब उस ऑयल को वो क्या कहेगा नहीं है, और दूसरे जिसको उसमें उसको बेनिफिट हो रहा है वो ऑयल हो सकता है थोड़ा कम बेटर क्वालिटी ना हो और वो उसे दे। तो इस तरह से भी हम एक्सप्लॉइट होते हैं। और कई बार हम लोग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कई बार उस वस्तु की वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं करता है, उसकी वजह से भी हम एक्सप्लॉइट होते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, बराबर से ध्यान रखना, ये जो आपके बुक के अंदर जो टॉपिक रखा है 150 पेज के ऊपर, फॉर्म्स ऑफ द कंज्यूमर, आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, इस तरह पॉइंट बनाए, मैंने 6 पॉइंट तो बना दिए, 1-2 पॉइंट और हैं। ये पॉइंट बना करके इसको लिखें, याद करें, तैयार करें। और दिस इज़ द नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट इन द आवर प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वी ऑल आर द कंज्यूमर। हम सब समझते को हमारा उद्देश्य क्या है, इट इज़ वाई वी हैव टेकन अंडर दिस syllabus. तो रीज़न इज दैट कि वी कैन टेक होल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन for our not only for examination but for life. So you need to know how we exploit it, so we should also try to save ourselves. Jai Sri Swaminarayan. Student, write this topic notes on this following topics.